टीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग की दुनिया में चल रहे हैं और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले भविष्य के जितने भी एग्जाम है नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए उन एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। तो उन्हीं का हम आज देखते हैं, समरी करते हैं, रिवीजन करते हैं कि दोस्तों किस तरीके के क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज उन्हीं क्वेश्चंस की मैं जड़ी लेके आया हूं आपके सामने। तो आज की क्लास को मैं ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए स्टार्ट करता हूं दोस्तों। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह यह है कि इफ TRACTER बराबर 14, दोस्तों लिखा हुआ है कि TRACTER बराबर 14 एंड TROLLEY बराबर 14, देन SCOTER इज इक्वल टू। दोस्तों बहुत ही इजी लेजे का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि TRACTER को क्या बोला जा रहा है, 14 बोला जा रहा है, एंड TROLLEY ट्रॉली को क्या बोला जा रहा है, 14 बोला जा रहा है, देन SCOTER इज इक्वल टू स्कूटर को क्या बोलेंगे दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो देखना होगा कि TRACTER बराबर क्या बोला है, 14 बोला है। आगे TROLLEY ट्रॉली को क्या बोला है, 14 बोला है। अब इन दोनों को देखो कि इनको 14 बोला कैसे। तो दोस्तों T जो होता है, पहले ये कैलकुलेट करना है कि दोनों को 14 बोला है, दोनों को क्या बोला है, 14 बोला है। तो कुछ तो समानता होगी दोनों में, कुछ तो समानता होगी कि दोनों को सेम बोल रहा है। इसको भी 14 बोल रहा है, इसको भी 14 बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज समान है जिसकी वजह से इनका आंसर क्या जा रहा है, 14 जा रहा है। तो देखो जैसे एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, पांच अक्षर, छह अक्षर, सात अक्षर इसमें हैं। कितने अक्षर हैं टोटल, 7 अल्फाबेट के अक्षर हैं। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कितने हैं, 7 हैं दोस्तों। दोनों में 7 7 है। तो मुझे ये बताओ कि 7 इंटू 2 करोगे तो कितना होता है, 14 होता है। इसमें भी कर दो 7 इंटू 14, 2 कर दो, बराबर कितना होगा, 14 होगा। दोनों का आंसर 14 हमारे सामने आ रहा है कि इसमें भी अल्फाबेट के जो अक्षर हैं वो कितने हैं, 7 हैं, और इसमें भी अल्फाबेट के अक्षर जो है वो कितने हैं, 7 हैं। दोनों में 7 7 हैं। तो 7 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा, 14 होगा। 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, और इसमें भी 7 इंटू 2 किया तो 14 होगा। आगे पूछ रहा है SCOOTER का। इसमें अक्षर देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें भी 7 हैं। तो 7 इंटू 2 कर दो, कितना आएगा, 14 आएगा। बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपका आंसर क्या जा रहा है, इसमें 14 जा रहा है। अगर यहाँ पे अक्षर की संख्या 8 होती तो आपका आंसर क्या जाता, 8 इंटू 2 बराबर 16 जाता। ऐसे ही जाएगा आंसर, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। तो इसमें भी अक्षरों की संख्या कितनी है, 7 है। तो 7 इंटू 2 कर दो, 14 आ गया। क्योंकि हमने यहां देखा है कि दोनों में 14 14 कैसे आया है, तो इसका भी आंसर क्या जा रहा है, 14 ही जा रहा है। बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि रेट फॉर ए सिनेमा टिकट इज रिड्यूस बाई 20%। दोस्तों सिनेमा हॉल की जो टिकट है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, कितना, 20%। सो नंबर ऑफ व्यूअर्स इज इंक्रीज बाई 30%। दोस्तों जैसे ही टिकट की रेट 20% कम होती है तो मूवी देखने वालों की जो संख्या है वो 30% इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाता है, 30% इंक्रीज हो जाता है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन इनकम ऑफ सिनेमा हॉल। तो सिनेमा हॉल की इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ा है दोस्तों, दिया हुआ है, माइनस होगा या प्लस होगा। ये हम देखते हैं कि एक सिनेमा हॉल है जिसका टिकट का जो रिड्यूस है वो कितना कर रहे हैं, टिकट जो है, प्राइस जो है उसको 20% रिड्यूस कर रहे हैं। मान लो कि 100 रुपए का एक टिकट मिलता है, मान लो कि 100 रुपए का एक टिकट मिलता है, 20% डिस्काउंट कर दिया तो कितने का मिलेगा दोस्तों, 80 रुपीज का मिलेगा, बिल्कुल 80 का मिलेगा। इसका 20% डिस्काउंट कर दिया तो कितने का मिलेगा, 80 रुपीज का मिलेगा। आगे है कि सो नंबर ऑफ व्यूअर्स इज इंक्रीज बाई 30%। तो मान लो देखने वालों की संख्या भी 100 है, देखने वालों की संख्या भी पहले 100 थी, लेकिन जैसे ही टिकट का रेट कम हुआ तो टिकट देखने वालों की संख्या कितनी बढ़ गई, 30% बढ़ गई, मतलब 130 हो गई। अब पहले तो थे 100 मतलब 100 ही रुपए का टिकट था और 100 ही लोग देखने वाले थे, लेकिन जैसे ही टिकट 80 रुपए का हुआ देखने वालों की संख्या 130 हो गई। देखने वालों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 130 हो गई।
पहले 100 रुपए की टिकट थी और 100 देखने वाले थे, जैसे ही कम किया तो 80 रुपए की टिकट जैसे ही की तो 130 देखने वाले हो गए। तो कर लो कि पहले इनकम कितनी आ रही थी, 100 इंटू 100 बराबर 10,000, 10,000 आ रही थी। और अब इनकम कितनी आएगी, 80 इंटू 130, 13 इंटू 104 मतलब 10,400 रुपए। अब आ रही है 10,400, पहले आ रही थी 10,000, मतलब इनकम तो बढ़ी है, इनकम तो बढ़ी है। कितनी बढ़ी है दोस्तों, 400 रुपए बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, 400 रुपए बढ़ी है। कितने पे बढ़ी है, 10,000 पे बढ़ी है। डिवाइड कर दो, कितने पे बढ़ी है, 10,000 पे बढ़ी है। 2 जीरो से 2 जीरो, इनको 2 से करोगे तो 0.04। कितनी बढ़ी है इनकम, 0.04। ए इज करेक्ट आंसर। अगर यही आपको पूछता कि कितनी परसेंट बढ़ी है, अगर यही क्वेश्चन आपको पूछता कितनी परसेंट बढ़ी है, तो इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 करोगे तो 4% आ जाएगा दोस्तों। अगर परसेंट में निकालना है तो 4% आ जाएगा। अगर ऐसे आंसर देना है तो 0.04 बढ़ गई, ये माइनस में है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। उसकी तो बढ़ी है मतलब प्लस हुआ है। कितनी इनकम बढ़ी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का आंसर मैंने निकाला है तो क्या आया है, 0.04 इनकम उसकी बढ़ी है। समझ में आया दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन से कि इफ रोज ROSE इज कोडेड बाई 6821, CHAIR चेयर इज कोडेड बाई 73456 एंड PREACH इज कोडेड बाई 961473, देन SEARCH। सर्च के बारे में पूछ रहा है, मतलब ROSE को क्या लिख रहा है वो, 6, 8, 2 और 1। आगे दिया हुआ है CHAIR, चेयर को क्या लिख रहा है वो, 7, 3, 4, 5 और 6। इसी तरीके से PREACH इसको क्या लिख रहा है, 961473। अब मुझे ये बताइए कि चीज कॉमन देखो कि इसमें भी R आ रहा है, इस R को क्या लिख रहा है, ये 6 लिख रहा है और इस R को भी 6 लिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो समानता है। और इधर इस R को भी 6 लिख रहा है, तो आगे अगर कहीं भी R आएगा तो हम भी उसको 6 हिस्से ही इंडिकेट करेंगे। पूछ रहा है क्या, SEARCH। अब मुझे ये बताओ कि S इनमें कहीं भी है, बिल्कुल S यहां पे है, S यहां पे है। S को क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो आप भी 2 लिख दो। आगे देखो E कहां पे है, E दोस्तों यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी E को 1 लिखा है और यहां पे भी E को 1 लिखा है, तो 1 लिख दो। लिख दिया 1। आगे दिया हुआ है A कहां है, A इसमें है, A को क्या लिखा है, 4 लिखा है, और A इसमें भी है, इसमें भी A को 4 लिखा है, तो लिख दो 4। R कहां है, R को 6 लिखा है, वहां पे भी 6 लिखा है और यहां पे भी 6 लिखा, तो R को 6 लिख दिया। C यहां है, 7 लिखा है, C यहां है, 7 लिखा है, तो लिख दो 7। H को 3 लिखा है, तो लिख दो 3, यहां पे भी 3 लिखा है, तो 3 हमने लिख दिया। 214673 कहीं दिख रहा है, 214673, 214673 B इज करेक्ट आंसर दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि परनीता इज वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। दोस्तों परनीता है वो कहां जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मैंने बताया था कि टोटल जो दिशा होती है वो 10 होती है, जिनमें से हम 8 को इंडिकेट करते हैं दोस्तों। 8 कौन कौन सी होती है मैंने बताया था, न्यूज के नाम से NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इधर का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा, इधर का जो डायरेक्शन होगा वो साउथ वेस्ट होगा, इधर का जो होगा वो नॉर्थ वेस्ट होगा, इधर का जो होगा वो साउथ ईस्ट होगा। यही डायरेक्शन होते हैं। 8 डायरेक्शन आप इंडिकेट कर सकते हो। 2 डायरेक्शन होते हैं ऊपर और नीचे का, जो आप इंडिकेट नहीं कर सकते। टोटल 8 डायरेक्शन हमें इंडिकेट किया हुआ है। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कि परनीता, यहां पे परनीता है इज वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, वो नॉर्थ डायरेक्शन में चली है दोस्तों, ऊपर की तरफ चली है, नॉर्थ डायरेक्शन में चली है। नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के बाद लिखा हुआ सी टर्न्स लेफ्ट एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट, मतलब पहले वो किधर घूमती है, लेफ्ट साइड में। तो जिधर आपका लेफ्ट हैंड होगा उधर वो घूमेगी, मतलब इधर में उसने डायरेक्शन लिया है, वो लेफ्ट हैंड की तरफ घूम रही है, और राइट होता तो इधर आता। आगे दिया एंड अगेन टर्न लेफ्ट, अगेन टर्न लेफ्ट, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, अगेन टर्न लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ चली गई। फाइनली सी टर्न्स राइट, यहां से वो क्या करती है, राइट, राइट हैंड इधर आ जाएगा तो राइट, फाइनली वो राइट इधर आ गई। आगे दिया हुआ है विच डायरेक्शन इज सी वॉकिंग नाउ, कि अब वो कौन से डायरेक्शन में
जा रही है। ये कौन सा डायरेक्शन होगा दोस्तों? ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, और ये वेस्ट है, और ये साउथ है। डायरेक्शन इसका आंसर क्या जाएगा? वेस्ट में जाएगा। वेस्ट की तरफ चल रही है, बिल्कुल चल रही है दोस्तों। इस तरीके से मैंने निकाला है कि परिणीता जो है ये डायरेक्शन आपको आता है कि परिणीता जो है वो सबसे पहले नॉर्थ में चलती है, नॉर्थ के बाद में वो लेफ्ट हैंड पे टर्न लेती है, उसके बाद में वापस वो लेफ्ट हैंड पे टर्न लेती है, उसके बाद में राइट हैंड पे टर्न लेती है इधर। मतलब कौन सा हो गया? ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। वो इधर आ रही है, मतलब यहां से इधर आ रही है, इधर आ रही है, तो वेस्ट डायरेक्शन में आ रही है। सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन है कि इफ द फर्स्ट डे ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर इज संडे। ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि जो लगातार जो हमारे ईयर्स आते हैं, मतलब एक तो होता है लीप ईयर और एक होते हैं सतत जो चलते रहते हैं, जो हमारे सामने आते रहते हैं वो ईयर। तो जो लगातार मतलब आता है, लीप ईयर कौन सा होता है? जिसमें 4 से पर्टिकुलर डिवाइडेड होता है, उसको लीप ईयर बोलते हैं। जिसमें फरवरी जो होती है वो आपकी 29 डेज की होती है, जिसमें फरवरी आपकी 29 डेज की होती है, वो लीप ईयर होता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि साहब लगातार जो ईयर चलते हैं, मतलब जो नॉर्मली जो ईयर होता है उसको ऑर्डिनरी ईयर बोला जाता है। तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या है? संडे है। ऑर्डिनरी ईयर में क्या है? संडे है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि 1 जनवरी 2023 को ही ले लो। 1 जनवरी 2023 को अगर संडे है तो एक आगे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर, की अगली 1 जनवरी 2024 को क्या होगा, यही पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2023 को अगर संडे है तो 1 जनवरी 2024 को क्या होगा। जनवरी 2023 जो होता है, मतलब 2023 का जो ईयर होता है उसमें फरवरी जो होती है वो आपकी 28 डेज की आती है, क्योंकि जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसी के अनुसार ये ईयर भी होता है। नॉर्मल ईयर का मतलब ही होता है ऑर्डिनरी ईयर। तो इसमें 1 जनवरी 2023 को अगर संडे है तो 1 जनवरी 2024 का दिन काउंट करना है। नॉर्मल जो ईयर होते हैं, ऑर्डिनरी जो ईयर होते हैं, उसमें टोटल जो डेज होते हैं वो होते हैं 365 दिन। एक ईयर में होता है 365 दिन। और अगर जिस महीने में लीप ईयर होता है, फरवरी 29 डेज की होती है, उसमें टोटल दिनों की जो संख्या होती है वो हो जाती है 366। लेकिन हमको तो लीप ईयर का तो ज्ञात नहीं करना, मतलब फरवरी 28 डेज की ही होगी। इसमें लगातार जो ईयर चलते हैं, मतलब नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं। तो 365 को डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया कि 7 से डिवाइड कर दो। कुछ भी आए आप 7 से डिवाइड कर दो। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 × 5 = 35 बच गया, 1 7 दूनी 14 बच गया, 1 शेषफल बच गया, मतलब 52 वीक हो रहा है। 52 वीक के बाद में एक दिन शेषफल बच रहा है, तो एक दिन ऐड कर दो दोस्तों। जो पहले दिन था, मतलब 1 जनवरी 2023 को अगर संडे था तो कंफर्म है कि 1 जनवरी 2024 को क्या होगा? मंडे होगा। अगर ये भाग पूरा जाता तो संडे आता, लेकिन ये भाग पूरा जाने के बाद में शेषफल बचा है हमारे सामने 1। अगर 1 शेषफल बचा है तो 1 ऐड कर दो, संडे के बाद में मंडे आता है दोस्तों। अगर आपको ऑप्शन में मंडे दिख रहा है तो करेक्ट आंसर होगा मंडे इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अब बोलोगे कि सर सैटरडे क्यों दिया हुआ है? सैटरडे इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप बैक ईयर का आपसे पूछ लें कि साहब 1 जनवरी 2023 को अगर संडे था तो 1 जनवरी 2022 को क्या था, तो 1 जनवरी 2022 लगातार ईयर्स वालों में आता है, तो उसमें क्या था साहब? 1 जनवरी 2022 को सैटरडे था। कैसे हुआ? वही 52 वीक और 1 डे शेषफल बचता है। बैक डेट का ज्ञात कर रहे हैं तो बैक डेट में माइनस करेंगे, तो संडे से माइनस कर लेंगे एक दिन, तो माइनस करोगे तो सैटरडे आ जाएगा। अगर पिछले साल का पूछता है तो सैटरडे आएगा, नेक्स्ट ईयर का पूछता है तो मंडे आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसमें 2 क्वेश्चंस बन गए आपके, दोनों मैंने क्लियर करवा दिए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कैलेंडर में से उठ के तो हमेशा 7 से डिवाइडेड कर लेना, क्योंकि 1 वीक बराबर 7 डेज होता है। 7 डेज में सेम डेज रिपीट होता है, इसलिए कि जो आपका आज संडे है तो आगे 7 दिन काउंट करोगे तो उसके बाद में 8वें दिन वापस क्या आ जाएगा? संडे ही आ जाएगा दोस्तों। इसलिए हमने 7 से डिवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन ए क्लास ऑफ 35 चिल्ड्रन, दोस्तों एक क्लास है, उसमें टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं? 35 है। गोविंद रैंक 6 फ्रॉम द टॉप। दोस्तों ये एक क्लास है, इस क्लास में टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं? 35 है। ये 1 नंबर का और ये 35 नंबर का है। आगे दिया हुआ है कि गोविंद रैंक 6 फ्रॉम द टॉप से ले लो। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। 6वें नंबर पे कौन है साहब? गोविंद
है। आगे दिया हुआ है कृष्णा इज 7 पैलेस बिलो गोविंद, कृष्णा जो है वो 7 पैलेस बिलो है, 7, ये इसका पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, इस पे कौन है? कृष्णा है। यहां पे 7 पैलेस बिलो है। दोस्तों आगे दिया हुआ है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कृष्णा फ्रॉम द बॉटम, कि कृष्णा की यहां से पोजीशन क्या है, कृष्णा की यहां से पोजीशन क्या है, यही पूछना चाह रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन जब जब आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो मैंने जब आपको ये रैंकिंग सिस्टम पढ़ाया था उस टाइम बताया था कि आगे से जब लिया है, यहां से इसकी 6वीं रैंक, आगे उसकी 7वीं रैंक, दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन मुझे यह बताओ कि इसमें दोनों में गोविंद जो है वो कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार काउंट हो गया, क्योंकि एक बार तो आगे से 6वीं रैंक आई तब हुआ, एक बार तो आगे से 6वीं रैंक आई तब हुआ, और एक बार जब उसकी 7वीं रैंक कृष्णा की निकाली तब हुआ। 2 बार काउंट हुआ है तो उसको 1 माइनस कर देंगे लास्ट में, तो ये हो गया 6 + 7, 6 + 7 कितना हुआ? 13। तो आपके टोटल स्टूडेंट हैं 35, तो 35 - 13, 35 - 13 कितना हुआ? 22, और प्लस का 1 बराबर 23। 23 उसका रैंकिंग होगा। पीछे से कौन सा रैंकिंग होगा उसका? 23 होगा, क्योंकि यहां पे जो ये गोविंद था इसको हमने 2 बार काउंट किया है। तो आगे अब संख्या देखोगे तो पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ये 6वीं, ये 7वीं, ये 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और ये 12वीं। यहां पे रैंक कौन सी होगी? उसकी 12वीं होगी। रैंक कौन सी होगी? 12वीं होगी। लेकिन जब हम कर रहे हैं तो कौन सी आ रही है? 13वीं आ रही है। तो डायरेक्ट अगर यहां से भी आप उसको माइनस कर दोगे, 13 - 1 बराबर कितना आता है? 12 आता है। तो आगे आंसर निकालोगे तो 35 - 12 बराबर 23। तो 23 हमारे सामने आंसर निकल के आता है। दोस्तों आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया है? क्या तरीका बताया मैंने कि आगे से जब उसकी रैंक हमने काउंट की है, दोस्तों देख लो कि टोटल स्टूडेंट है 35, कितने हैं? 35, ये 35 है। आगे से गोविंद की जो रैंक है वो 6वीं है, तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ये 6वीं पे कौन है? गोविंद है। आगे गोविंद से 7वीं रैंक पे कौन है? सॉरी, ये कौन है? गोविंद है। और गोविंद से 7वीं रैंक पे कौन है? कृष्णा है। तो ये गोविंद की पहली रैंक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ये 6वीं, ये 7वीं, यहां पे कौन है? कृष्णा है। अब मुझे ये बताइए कि आगे से काउंट करो कितनी रैंक होती है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। 12वें नंबर पे आगे से है। अगर 12वें नंबर पे आगे से है तो पीछे से कौन से पे होगा? 35 - 12 बराबर 23। 23 आंसर आएगा। ये 12वीं पे इसलिए है। अब आप बोलोगे कि सर ये आगे से 6 और फिर 7, तो 6 और 7 तो 13 होता है। लेकिन दोस्तों ये भी तो बताओ, गोविंद को 2 बार काउंट किया है आपने? गोविंद को 2 बार काउंट किया है? बिल्कुल 2 बार काउंट किया है। तो एक बार उसको यहां माइनस कर दो। अगर यहां नहीं कर रहे तो आगे सोल्व करोगे तो +1 कर देना, क्योंकि वो तो माइनस होना था। तो आगे +1 करके भी निकालोगे तो 23 आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? A/B/C/F। आगे दिया हुआ है कि B/C/D/I। आगे दिया हुआ है कि C/D/E/L। तो आगे क्या आएगा यही पूछ रहा है। तो दोस्तों A/B/C तीनों चीज है। आगे B/C/D, आगे दिया हुआ है C/D/E, मतलब एक एक अक्षर छोड़ रहा है। यहां पे एक के बाद में दे दिया BCD, आगे एक छोड़ दिया B, फिर दे दिया CDE। तो आगे वाला क्या लिखोगे आप? DEF। दिख रहा है आपको DEF? अरे सब में ही दिख रहा है, DEF सब में दिख रहा है। तो नीचे वाला निकाल लो साहब, DEF/, यहां पे दिया हुआ है F दिया हुआ है, आगे दिया हुआ I, आगे दिया हुआ है N। F के बाद में आता है G और H, यहां छोड़ दिया, I दे दिया, J और K छोड़ दिया, L दे दिया। तो M और N छोड़ दो, क्या दे दो? O दे दो। DEF/O A इज करेक्ट आंसर। दोस्तों ए क्या है? इसका बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि MAHESF बराबर MAHESF क्या लिखा है? M को लिखा है 1, A को 5, H को 4, 3, 6, 2, यही लिखा है। आगे पूछ रहा है कि SHAME का
क्या मतलब होगा दोस्तों? देखो ये जो वर्ड है वो इसमें मिल रहा है क्या? बिल्कुल एस एस मिल रहा है, आगे एच एच भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, एम भी मिल रहा है और ई भी मिल रहा है। बिल्कुल ये तो वर्ड मिल रहे हैं, तो लिख दो। एस को इसने क्या लिखा है? एस को इसने 6 लिखा है तो लिख दो 6। एच को इसने क्या लिखा है? 4 लिखा है तो लिख दो 4। ए को इसने क्या लिखा है? 5 लिखा है तो लिख दो 5। एम को इसने 1 लिखा है तो लिख दो 1। ई को इसने 3 लिखा है तो लिख दो 3। 6 4 5 1 3 कहीं दिख रहा है? 6 4 5 1 3 डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। आने वाले भविष्य में जितनी भी आपके एग्जाम होंगे उन एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और आपको इसी तरीके से आंसर निकालना है। शॉर्ट एंड स्वीट तरीका यही आंसर देने का। ज्यादा कंफ्यूजन में आपको नहीं जाना है, जिस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरीके से आंसर करते जाओ, आपका आंसर एकदम सही होगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन select the word which will come second according to the arrangement of the dictionary। दोस्तों ये दिया हुआ है कि ये 4 वर्ड हैं, इन 4 वर्ड को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपको शब्दमाला के अनुसार जचाना है। तो सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? SECOND सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? तो दोस्तों देखो अब आगे वर्ड है जो डिक्शनरी के अनुसार कैसे जचाते हैं मैंने बताया है। जब मैंने आपको डिक्शनरी पढ़ाई थी उस टाइम मैंने बताया था कि क्या करते हैं कि जो अल्फाबेट का जो अक्षर जो स्टार्टिंग में आता है उसको फर्स्ट पे लेते हैं, उसके बाद में सेकंड आता है तो सेकंड पे लेते हैं, थर्ड पे, ऐसे लेते जाते हैं। इनमें सब में चारों में समान क्या है? टी है। चारों में समान क्या है? टी है। हम पहला वर्ड देखते हैं पहले। टी समान है तो टी लिख लिया। आगे टी के बाद में फर्स्ट में आ रहा है डब्ल्यू, फिर आ रहा है ई, फिर आ रहा है डब्ल्यू, फिर आ रहा है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू 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 और ई में पहले कौन आता है? ई आता है तो लिख दो टी ई। तो टी ई वाला जो वर्ड है वो सबसे पहले आ जाएगा, मतलब फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या आ जाएगा? टी ई आर टी आई ए आर वाई। ये नंबर 1 पे हो गया, ये नंबर 1 पे हो गया। आगे देखना है कि दूसरे पे कौन सा आएगा, इसको तो लॉक कर दो। आगे है टी डब्ल्यू टी डब्ल्यू टी डब्ल्यू, मतलब दोनों अक्षर समान है, दोनों अक्षर समान है। आगे इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, फिर तीसरा अक्षर भी समान है। आगे यहां एस है, यहां एन है, यहां एन है। एस और एन में पहले कौन आता है दोस्तों? एस और एन में पहले कौन आता है? एन आता है तो एन लिख दो। अब एन इसमें भी है और इसमें भी है दोस्तों, तो दोनों अक्षर यहां भी सेम चल रहे हैं। ये तो नंबर आगे चला गया, मतलब 4th में चला गया, लेकिन सेकंड और थर्ड की लड़ाई इन दोनों में जारी है। सेकंड और थर्ड की लड़ाई इन दोनों में जारी है। तो एन के बाद में दिया हुआ है जी और ई, तो पहले कौन सा आता है? ई आता है तो लिख दो ई। ई वाला सेकंड पे होगा और जी वाला थर्ड पे होगा। अब सेकंड ही पूछ रहा है आपको, डिक्शनरी के अनुसार आपका सेकंड वर्ड कौन सा होगा? टी डब्ल्यू आई एन ई, डी। डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। समझ में आया कि टी डब्ल्यू आई एन ई कैसे हुआ? मैंने बहुत ही इजी लहजे में आपको समझाया दोस्तों, बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो छाप लो, ऐसा क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा एग्जाम में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ ब्लैंक स्पेस। दोस्तों जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है वहां पे क्या आएगा? आगे दिया डॉक्टर अनुपात, पेशेंट समानुपात, लॉयर अनुपात। दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि जैसे डॉक्टर होता है उसका पेशेंट होते हैं। डॉक्टर किसको देखता है? पेशेंट को देखता है। मतलब जो डॉक्टर का कर्तव्य पेशेंट के प्रति होता है उसी तरीके से लॉयर का कर्तव्य किसके प्रति होगा? लॉयर मतलब क्या होता है? वकील होता है। तो एक जो वकील होता है उसका कर्तव्य किसके प्रति होगा? वकील को क्या चाहिए? क्लाइंट चाहिए। उसको कौन चाहिए? क्लाइंट चाहिए। जब क्लाइंट आएगा तभी तो वकील केस लड़ेगा, जब उसके पास क्लाइंट आएंगे तभी तो वकील केस लड़ेगा। देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है। कस्टमर, कस्टमर कहां जाता है? दुकानदार के पास जाता है, तो कस्टमर एंड शॉपकीपर का रिलेशन होता है। आगे क्लाइंट, क्लाइंट का मैंने बताया किससे रिलेटेड होगा? लॉयर से। तो ये बी आपका आंसर तो यहां मिल गया, बी आपका आंसर तो यहां मिल गया। क्रिमिनल होते हैं तो क्रिमिनल को कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ती है। क्रिमिनल कहां जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। आगे बायर है। तो इसी तरीके से जब आपको डॉक्टर का रिलेशन दिया हुआ है कि जिस प्रकार डॉक्टर का कर्तव्य एक पेशेंट के प्रति होता है, डॉक्टर का जो कर्तव्य पेशेंट के प्रति होता है उसी प्रकार लॉयर का कर्तव्य किसके प्रति होता है? क्लाइंट के प्रति होता है दोस्तों। क्लाइंट इज करेक्ट आंसर दोस्तों। समझ में आया? तो अगला
अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ ब्लैंक स्पेस। दोस्तों जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है वहां पे क्या आएगा? दिया हुआ है कि 212 अनुपात 436, आगे दिया हुआ है 560 अनुपात आगे का पूछ रहा है। दोस्तों 212 से 436 कैसे बना? 212 में प्लस कर दो, कितना किया है? 212 में कितना किया है दोस्तों? 224 ऐड किया है। जब 212 में 224 ऐड किया तो 436 बना। इसी तरीके से आप भी एक बार 560 के अंदर 224 ऐड करके देखो। अगर 224 ऐड करने से ऑप्शन वाला कुछ भी मिल रहा है तो वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐड करके देखो कितना होता है दोस्तों। 4 का 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। 784 कहीं दिख रहा है क्या आपको? 784 आया, कहीं दिख रहा है? सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। जिस तरीके से 212 में 224 ऐड करने पे 436 होता है, उसी तरीके से 560 में 224 ऐड करने पे 784 आएगा। अगर 784 आपको ऑप्शन में दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर होगा 784 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन में चलूं। अगला क्वेश्चन से कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 और 5 लेटर्स पेयर आर गिवन except one of which all other are alike in some way, hence a group is formed which one is there which does not come in that group। दोस्तों कि ये 4 वर्ड हैं, ये चारों जो अक्षर हैं इनमें 3 अक्षरों का एक ग्रुप है। इनमें से चारों में से 3 समान है, एक असमान है जो आपका डिफरेंट है, उसको आपको बताना है। तो बी और डी कैसे आता है? बी आता है नंबर 2 पे और डी आता है नंबर 4 पे। एम और ओ, एम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे। क्यू और एस, क्यू रानी 17 पे और एस 19 पे। एफ और आई, एफ जो होता है वो नंबर 6 पे, आई नंबर 9 पे। दोस्तों समानता देखो क्या है? 2 और 4 मतलब प्लस का 2 किया था, 13 और 15 प्लस का 2 किया था, 17 और 19 प्लस का 2 किया था, 6 और 9 प्लस का 3 कर दिया। इन तीनों में +2 थे लेकिन यहां पे +3 है, तो ये तीनों का ग्रुप तो एक बन गया कि ये तीनों समान है, तीनों का ग्रुप एक बन गया। लेकिन आपका ये अलग जा रहा है, मतलब अलग ग्रुप से है। इसमें अंतर कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। तो एफ आई डिफरेंट है। आंसर क्या जाएगा? एफ और आई। एफ और आई डिफरेंट वर्ड है तो एफ और आई इज करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन से कि इफ इन ए साइन लैंग्वेज RUNNER इज रिटन एज SUNNER। दोस्तों RUNNER को क्या बोला जा रहा है? SUNNER बोला जा रहा है। समानता देखो, R को क्या बनाया है? S बनाया है। मतलब क्या किया है? R को S बनाया है तो क्या किया है दोस्तों? PQRS, R के बाद में S आता है मतलब प्लस का 1 किया है। U को U सेम रखा है, N को M किया है तो -1 किया है, यहां पे भी -1 किया है। ER सेम है। दोस्तों एक बार +1 फिर सेम, फिर -1 फिर -1 फिर सेम फिर सेम। तो इसी तरीके से आगे वाला देखो, WINTER को क्या लिखेंगे? W में +1 एक कर दो तो क्या आ जाएगा? W के बाद में X आता है तो लिख दो X, I का I लिख दो, लिख दिया। N के बाद में -1 करो, -1 किया तो M आ गया, T में -1 किया तो S आ गया, ER का ER लिख दो, सेम का सेम लिख दिया। XIMSER कहीं दिख रहा है? XIMSER, A इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आई होप समझ में आया होगा। जिस तरीके से रनर को समर लिखा है उसी तरीके से विंटर को क्या लिखेंगे? XIMSER लिखेंगे। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इसी तरीके से आपको क्या करना है? उनको सोल्व करना है। दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपके दोस्तों के पास पहुंचा दीजिएगा। दोस्तों जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास ये क्वेश्चंस पहुंचा दीजिएगा तो उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी और एग्जाम में शायद उनका भी सिलेक्शन हो जाए। या नहीं चाहते आप कि आपके दोस्तों का भी सिलेक्शन हो? दोस्तों सभी का सिलेक्शन होना चाहिए, सभी को नर्सिंग ऑफिसर बनना है, किसी भी हाल में नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो आंसर आपके सामने है। तो अगला क्वेश्चन है कि N इज मोर इंटेलिजेंट देन M। M जो है वो इंटेलिजेंट है किससे? M से। N जो है वो इंटेलिजेंट है किससे? M से। तो लिख दो N जो है वो इंटेलिजेंट है किससे? M से। आगे दिया हुआ है
एन नॉट एज इंटेलिजेंट वाई, एम जो है वो वाई से इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब एम जो है वो वाई से क्या है, कमजोर है। तो वाई इंटेलिजेंट हो गया एम से, बिल्कुल हो गया। आगे दिया हुआ है, देख सॉरी क्या लिखा है, एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, एन तो जो है वो इंटेलिजेंट है एम से। आगे दिया हुआ है एम जो है नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई, वाई से इंटेलिजेंट नहीं है तो वाई इंटेलिजेंट हो गया एम से। आगे दिया हुआ है एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई, एक्स जो है वो भी मोर इंटेलिजेंट है किससे, वाई से। बट इट इज नॉट एज एन, लेकिन एन से इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन एन से इंटेलिजेंट नहीं है। मतलब एक्स जो है वो वाई से इंटेलिजेंट है लेकिन एन से इंटेलिजेंट नहीं है, और एम जो है वो वाई से इंटेलिजेंट नहीं है। तो एम तो सबसे कमजोर हो गया, एम से इंटेलिजेंट वाई आया, वाई से इंटेलिजेंट एक्स आया। बट इज नॉट एज एन, मतलब जो एन है इससे इंटेलिजेंट एक्स नहीं है, तो एन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। वो विल बी द स्मार्टेस्ट ऑफ देन ऑल, कि सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन है, तो एन ही होगा दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर। कौन होगा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, एन होगा। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन होगा दोस्तों, एन होगा। तो एन इज करेक्ट आंसर दोस्तों। कैसे आया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जमाते गए और आपका आंसर निकल गया। जो आंसर आया वो कर दो, आंसर आपके सामने है। तो अगला क्वेश्चन है कि रामूज मदर हैज 3 सन, एक रामू नाम का लड़का है, रामू नाम का जो लड़का है उसकी माताजी के 3 पुत्र हैं। द एल्डेस्ट वन इज कॉल्ड वनकरी, जो पहला बच्चा है उसका नाम है वनकरी। आगे दूसरा जो बच्चा है द सेकेंड वन इज कॉल्ड टूकरी, जो दूसरा बच्चा है उसका नाम है टूकरी। तो तीसरे बच्चे का नाम क्या होगा, देन द थर्ड सन्स नेम, तीसरे बच्चे का नाम क्या होगा दोस्तों, क्या आंसर दोगे, 3 करी। अरे नालायकों, नहीं जाएगा, 3 करी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि रामू जो है उसकी माताजी के 3 पुत्र हैं। किसकी माताजी है, रामू की माताजी है। पुत्र कितने हैं, 3 है। रामू की माता है और पुत्र उसके 3 ही हैं। तो एक तो रामू खुद हो गया और 2 का आपको नाम दे रखा है, पहला है वनकरी, दूसरा है टूकरी। अरे तो तीसरा रामू खुद नहीं हो गया क्या, तीसरा रामू खुद हो गया। जहां कहीं भी आपको रामू दिख रहा है, सी इज करेक्ट आंसर। एग्जामिनर आपका केवल आईक्यू लेवल चेक करता है, इंटेलिजेंसी देखता है कि आप कितने स्मार्ट हो और आपको आंसर देने की कैपेसिटी क्या है। रीजनिंग का मतलब ही यही होता है, तर्क शक्ति का मतलब यही होता है कि आपने सोचने और समझने की ताकत कितनी है, आप क्वेश्चंस को किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से समझते हैं और आप क्या आंसर देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, रामू आएगा। जिसने भी 3 करी दे दिया उसका -1 हो जाएगा, +1 आने की जगह -1 चला जाएगा उसका आंसर से। तो आंसर क्या जाएगा, रामू जाएगा। रामू इज करेक्ट आंसर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि A इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड B इज 8th फ्रॉम द राइट एंड इन क्लास। दोस्तों एक क्लास है, ये क्लास है, इस क्लास के अंदर मालूम नहीं अभी कितने स्टूडेंट है, लेकिन A इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, राइट हैंड पे राइट होता है और लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट होता है। लेफ्ट से कौन सी है, उसकी रैंक 5वीं है, तो ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं पे कौन है, A है, ये A हो गया। आगे दिया हुआ है एंड B इज 8th फ्रॉम द राइट साइड से B की कौन सी है, 8 है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं पे कौन है, B है। ये इधर से है और ये इधर से है। आगे दिया हुआ है कि देयर आर 4 स्टूडेंट इन बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में टोटल स्टूडेंट है 4, 1 2 3 और 4। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन क्लास, की टोटल क्लास में स्टूडेंटों की संख्या कितनी है। टोटल स्टूडेंट दोस्तों जोड़ कर दो तीनों का, कैसे करोगे, A की 5वीं रैंक है और B की पीछे से 8वें और दोनों के बीच में स्टूडेंट 4 हैं, तो 8 और 5 13 और 4 17 स्टूडेंट टोटल उस क्लास में हैं। B इज करेक्ट आंसर। अगर काउंट करोगे तो कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल आ रहा है। इस क्वेश्चन में कोई भी डबल बार रिपीट नहीं हुआ था, इसलिए जो लिखा है उसको ऐड कर दो, उसको जोड़ दो और जोड़ने से आंसर आया 17 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज DRONE इज रिटन एज WILMV,
इन व्हाट फॉर्म विल डंकी DONKEY बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। कि दोस्तों जिस प्रकार से DRONE को WILME लिख रहे हैं उसी प्रकार से DONKEY को क्या लिखेंगे, देखो DRONE ड्रोन को क्या लिखा जा रहा है, WILM और V लिखा जा रहा है। देखो D आता है नंबर 4 पे, R 18 पे, O 15 पे, N नंबर 14 पे और E 5 पे। इसी प्रकार से W होता है वो आता है 23 पे, I जो होता है वो 9 पे, L जो होता है 12 पे, M 13 पे और V आपका जो आता है वो 22 पे। अब मुझे ये बताओ इनमें क्या समानता है, 4 को 23 बनाया है, 8 18 को 9 बनाया है, 15 को 12 बनाया है, 14 को 13 बनाया, 5 को 22 बनाया है। बिल्कुल एक चीज समानता आ रही है कि इनका दोनों जब सभी संख्याओं का आपस में योग करते हैं तो योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। जोड़ लो, सभी संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। जोड़ के देखो कि आ रहा है क्या, 4 और 23, 23 और 4 27 होता है, 18 और 9 27 होता है, 15 और 12 27 होता है, 14 और 13 27 होते हैं, 5 और 22 27 होते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से हम आगे का भी देखते हैं कि DONKEY को क्या लिखेंगे, D होता है नंबर 4 पे, O 15 पे, N 14 पे, K 11 पे, E 5 पे और Y 25 पे। तो दोस्तों आगे लिखेंगे, 4 में क्या जोड़ेंगे, 27 आएगा, 23 जोड़ेंगे, 4 में 23 जोड़ेंगे तो 23 नंबर पे क्या होता है दोस्तों, 23 में क्या होता है, W होता है। तो इसको D को क्या लिखेंगे, W लिखेंगे, W सब में आ रहा है। O नंबर 15 पे होता है, 15 में क्या जोड़ेंगे, 27 आ जाए, 15 में क्या जोड़ेंगे, 27 आ जाए, 12 जोड़ देंगे और 12 पे क्या होता है, L होता है। WL दिख रहा है, सभी में दिख रहा है अभी तक। तो N होता है नंबर 14 पे, तो क्या जोड़े कि 27 हो जाए, 13 जोड़ेंगे तो M आएगा नंबर 13 पे। K होता है 11 पे, K होता है कितने पे दोस्तों, 11 पे। और P जो होता है वो होता है कितने पे, 16 पे। 16 और 11 27 होते हैं। मतलब समझ में आया कि अभी तक जो भी निकला 27 मैंने बताया था, जब अल्फाबेट मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को उस टाइम मैंने बताया था कि दो क्रमागत विपरीत संख्याओं का योगफल 27 होता है। दो क्रमागत विपरीत संख्याओं का योगफल 27 होता है। तो यहां पे भी दो क्रमागत विपरीत संख्या आ रही है, जैसे कि मैंने बताया था DW दूध वाला, DWD का विपरीत जो होता है वो W होता है, दूध वाला। R का विपरीत I बताया था, इंडियन रेलवे के अनुसार बताया था। O और L का मैंने लव में से बताया था कि लव जो होता है उसमें O का विपरीत L होता है, E का विपरीत V होता है। इसके बाद में N M का मैंने बताया था मन से कि M N हमेशा विपरीत होते हैं, E V लव में से आता है। तो ये समझ में आया। तो यहां डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हम देख लेते हैं। E जो होता है वो 5 पे होता है, E का विपरीत क्या आएगा, V आएगा, V 22 पे होता है, Y 25 पे होता है, 25 में 2 जोड़ेंगे तो B आएगा 27। WLMPVB कहीं दिख रहा है, WLMPVB, D इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगा है, क्रमागत विपरीत संख्याओं वाला फॉर्मूला लगा है। तो जैसे DONKEY का पूछा है तो D का विपरीत होता है W दूध वाला से आ जाएगा, O का विपरीत होता है लव में से तो L आ जाएगा, N का विपरीत M होता है मन से, K का विपरीत कैटरीना पप्पू मैंने बताया था, K का विपरीत कैटरीना पप्पू मैंने बताया था कि कैटरीना का विपरीत कौन होता है, पप्पू होता है। E कहां से आएगा, लव में से आएगा, V। और Y का मैंने बताया था बॉय से कि BOY में O हटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ये आपका मिल रहा है किसमें, D में। D इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आया है। तो अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन टू कंप्लीट द सीरीज गिवन बिलो। दोस्तों एक सीरीज दी हुई है, उसको चेक करना है और आंसर देना है कि सिलेक्ट द ऑप्शन टू कंप्लीट द सीरीज गिवन बिलो। A B पहला दिया हुआ है A B, उसके बाद में दिया हुआ है E और A, फिर दिया हुआ I और J, फिर पूछ रहा है और उसके बाद में दिया हुआ है Q और R। अब देखो कि क्या समानता है, A B के बाद में E F दिया है, मतलब क्या छोड़ दिया, C और D छोड़ दिया, C और D छोड़ दिया, फिर E F आ गया, E F के बाद में क्या आता है G और H, तो G और H छोड़ दिया, I J दे दिया तो I J के बाद में K और L छोड़ दो तो क्या आ जाएगा, M और N आ जाएगा। M N के बाद में क्या आता है P M N, O और P आता है तो O और P छोड़ देंगे तो Q और R आ जाएगा। मतलब सीरीज हमारी जम गई। आंसर क्या निकल गया है, M N।
एम एन कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आया? बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया है कि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए बी के बाद में ई एफ लिखेंगे, आई जे लिखेंगे, तो उसके बाद में क्या लिखेंगे और उसके बाद में क्यू आर लिखेंगे, तो हमारे अनुसार क्या लिखेंगे? एम एन लिखेंगे। अरे दोस्तों हमारे अनुसार ही नहीं, एग्जामिनर के अनुसार भी एम एन ही लिखेंगे। एम एन इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आई होप समझ में आया। तो अगला